तुम बेड की किस साइड पर सोओगी? रात के वक्त ईशान ने कमरे में दाखिल होते वक्त बड़े आराम से पूछा। वो बेड के आखिरी हिस्से की तरफ बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक से ईशान के सवाल पर चौंक उठी। वो मैं वो हड़बड़ाने लगी। हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ। ईशान उसके पास बैठ गया। मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वो तेजी से उठकर वहाँ से जाने लगी। तभी ईशान ने उसका हाथ पकड़कर एक ही झटके से खींचकर अपने पास बिठा दिया। तुम्हें मेरे साथ बेड पर ही सोना पड़ेगा। बीवी हो तुम मेरी, कोई नौकरानी थोड़ी हो। वो इसके चेहरे पर बिखरती हुई जुल्फों को पीछे करते हुए बड़े प्यार से बोला। कहीं ऐसा नहीं कि तुम मेरे साथ एक ही साइड पर मेरे बिल्कुल नज़दीक सोना चाहती हो? ईशान का चेहरा अब बिल्कुल इसके चेहरे के नज़दीक था। इसकी सांसों की गर्मी वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। छोड़ो मुझे। आरोही को सुर्ख पड़ता देख वो मुस्कुराया और अपनी गिरफ्त से इसको आज़ाद किया। वो उसी वक्त वहाँ से उठकर सोफे पर बैठ गई। वो खुद में सिमट कर रह गई थी। इसकी हालत पर वो हंसने लगा। वो अब बेड पर से उठकर आरोही के पास सोफे पर बैठ गया। आरोही को अब डर लगने लगा, जो इसके चेहरे पर भी झलक रहा था। वो अपनी जगह से सरक कर थोड़ा दूर हुई। इसी फासले को तय करके वो भी सरका था। आरोही के माथे पर पसीना आने लगा। इसके लब सूखने लगे। उसे उस शख्स की दहशत थी जो इससे कुछ इंच के फासले पर ही बैठा था। वो फिर से सरक कर इसके और करीब हुआ। अब की बार आरोही वहाँ से सरक नहीं पाई। ईशान अपनी नज़र इस पर गड़ा रहा था। वो बेबसी से इसे देखकर अपनी नज़रें झुका ली। अब तुम खुद चल रही हो या फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती? वो मुस्कुराता हुआ उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए इस पर थोड़ा झुकते हुए बोला। छोड़ो मुझे, ये सब क्या बदतमीजी है? वो उसका हाथ झटकते हुए इसे धक्का देकर वहाँ से उठते हुए झुंझलाकर बोली। बस निकल गई सारी आभा। अब तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम्हें खुद ही तो मुझसे शिकायत है कि मैं तुम पर हाथ उठाता हूँ, तुम्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आज तुम्हारी शिकायतें दूर कर दी जाएं, तुम्हें पत्नी का रुतबा दे दूँ। और मेरे ख्याल से पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत तो ऐसे ही होती है। ईशान ने इसका हाथ पकड़कर झटके से अपनी गोद में बिठाया। ईशान का हाथ इसकी पीठ पर था। आरोही को यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अंदर ही अंदर आग में झुलस रही थी। ईशान की नज़दीकियाँ इसे कतई गवारा न थीं। वैसे तो वो बहुत बहादुर और हिम्मत वाली थी, लेकिन ईशान का इस तरह से पेश आना इसकी हिम्मत को तोड़ रहा था। इसकी कमजोरियाँ वो जान चुका था, इसलिए वो इसे जानबूझकर तंग कर रहा था। अब समझ आ गई ना? मैं चाहूँ तो इस वक्त कुछ भी कर सकता हूँ। तुम मेरी बीवी हो और तुम पर हर किस्म का हक रखता हूँ, लेकिन तुम्हें छूने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इन सब के लिए तुम खुद मुझे मजबूर कर रही हो। वो सोफे पर से उठकर बेड पर पसरता हुआ बोला। नंबर याद है तुम्हें अपनी दोस्त का? वो मोबाइल हाथ में लिए स्क्रीन को टच करता हुआ बोला। कौन सी दोस्त? वो हैरत से बोली। वो पुलिस स्टेशन में ऑफिसर पर लगातार दबाव डाल रही है, मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुँचे, तुम उसे ये केस ख़त्म करने को कहो। ईशान ने अपने मोबाइल आरोही की तरफ बढ़ाया। वो इसको और फ़ोन को खाली नज़रों से देखने लगी। पुलिस अगर आ भी जाए तो मुझे यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकती, ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही ये केस आगे बढ़ेगा। वो बेड पर तकिए से टेक लगाते हुए पूरे यकीन के साथ बोला। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस हवेली में पुलिस कदम रखे जिस पर मेरे भाई की इज्जत पर कोई बात बनाए। इसलिए तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, नंबर डायल करो और उसे आगे की कार्रवाई करने से रोको, वरना तुम भी अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। पुलिस तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हारी हालत ज़रूर बिगाड़ दूंगा। ईशान ने धमकी देते हुए आरोही को फ़ोन पकड़ाया। उसने कोई भी विरोध किए बिना नंबर डायल करना शुरू किया। हेलो। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ। नताशा, मैं आरोही बोल रही हूँ। ओह आरू, थैंक गॉड तुमने खुद कांटेक्ट कर ली। यार मैं काफ़ी परेशान हो रही थी। कहाँ हो तुम? कब से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, ऑफ आ रहा है। आरोही की आवाज़ सुनकर इसकी जान में जान आई। मैं अपने घर पर हूँ। वो मुश्किल से अपनी आवाज़ ठीक करते हुए बोली। अच्छा सुनो, ये तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत पावरफुल लोग हैं यार। इनकी इतनी पहुँच है कि पूछो ही मत। बड़ी मुश्किल से केस फाइल कर पाई हूँ मैं, लेकिन फिर भी वो लोग तुमसे मिलकर एक बार तुम्हारा बयान लेना चाहते हैं, तभी केस आगे बढ़ पाएगा। तुम कल तैयार रहना,
मैं इनके साथ कल तुम्हारे घर आऊँगी और जो भी सच है वो तुम बता देना, आगे मैं हैंडल कर लूँगी। ईशान ने स्पीकर ऑन कर दिया था। वो जो भी बोल रही थी सुन रहा था। इसकी बातें सुनकर ईशान गुस्सा हो रहा था। इसने सुर्ख आंखों से आरोही को घूरा। नहीं नताशा, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब मेरे ससुराल में बहुत सुरक्षित हूँ। तुम बस इस बात को ख़त्म कर दो यहीं पर। अब और ज़्यादा पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, आरोही ने हथियार डालते हुए कहा। पागल हो गई है क्या? तुम्हें हो क्या गया है? मैंने आईजी और अफसरों से मिलकर ये केस दर्ज करवाने की कोशिश की है और तुम हो कि एक ही दिन में केस वापस लेने की कोशिश कर रही हो। ज़रूर तुम पर किसी ने दबाव डाला है। फ़ोन भी छीन लिया होगा तुमसे, तभी तो तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा है। शायद अभी भी कोई तुम्हारे पास है। नताशा की दूरदर्शी से ईशान ने भवें उचकाई। आरोही खामोशी से इसे देखती रही। नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से यह केस वापस ले रही हूँ। तुम जानती हो, गुस्सा बहुत जल्दी आता है मुझे। बस अब जब उस कमीने जालिम ने माफ़ी मांग ली है तो फिर मेरे ख्याल से इसे माफ़ कर देना चाहिए। और रही बात फ़ोन की, तो उस जंगली ने मुझे यह फ़ोन यूज़ करने के लिए मना किया था। वो नया फ़ोन ला देगा तब सबसे कांटेक्ट करूँगी। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, बाय। ओके, टेक केयर। आरोही के पास अपनी भड़ास निकालने का इससे अच्छा क्या मौका हो सकता था। फ़ोन बंद करते ही इसने मोबाइल सोफे पर पटक दिया। बड़ी महारत से झूठ बोल लेती हो। वो हाथ उठाकर इसे दाँत दे रहा था। इसे सुना अनसुना करती वो अपने बिखरे हुए बाल समेटने लगी। सीधे सीधे नाम ले सकती थी मेरा। ये इस तरह के शब्द बोलने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं तुम्हारा नाम प्यार से लेती तो वो समझ जाती कि तुम मेरे पास बैठे हो। तो इसका मतलब मेरी गैर मौजूदगी में तुम। ईशान चौंका। जिसकी जैसी शान होगी, जो जैसा होगा वैसा ही बुलाया जाएगा। अब तुम्हारे कारनामे कोई इतने भी अच्छे तो हैं नहीं जो मैं तुम्हें जानूं या जान कहकर पुकारती फिरूं। वो आग के गोले बरसा गई, जिससे वो पूरी तरह तप गया। इसने एक ही झटके से इसके बाजुओं को खींचकर आरोही को बेड पर पटका। वो इसे देखती रह गई सिवाय बेबसी के। तुम्हारी जुबान की वजह से ना चाहते हुए भी मैं तुम पर हाथ उठाने को मजबूर हो जाता हूँ। आरोही का सर इसने मजबूती से पकड़ा हुआ था और वो इस पर पूरा झुका हुआ था। मैं इस शादी से खुश ना था। राजवीर जायसवाल का नाम सुनकर मुझे मेरी माँ की याद शिद्दत से आने लगती है। बड़े भाई ने इस रिश्ते के लिए मुझे मजबूर किया। कोई है मेरी चाहत जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। शादी भी उसी से करना चाहता था, लेकिन वो मुझे ना मिल सकी तुम्हारी वजह से। वो अपने सर को झटकते हुए बोला। तुम्हारी माँ कब मरी, किस तरह से मरी, क्यों उन्हें मारा गया, ये सब मुझे नहीं मालूम। शादी के लिए तुम्हारे भाई ने मजबूर किया। तुम्हारी महबूबा तुम्हें नहीं मिली तो इन सब में मेरा क्या कसूर है जो तुम हर बार मुझे जलील करते हो? इसने ईशान की आंखों में देखते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारी जुबान बहुत ज़्यादा चलती है, ईशान ने दांत भींचते हुए कहा और अपना हाथ हटाकर इसे आज़ाद किया। वो बेड पर बैठ गई। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मैंने पहले दिन से ही तय कर लिया था कि जिस खानदान से तुम्हारा रिश्ता है, मैं शायद ही तुम्हें बर्दाश्त कर पाऊँ। मैं तुम्हें अपना नहीं सकता क्योंकि यह हक किसी और का है मुझ पर। मैंने सिर्फ तुम्हें इग्नोर करने का इरादा किया था। तुम्हें मारना पीटना, तुम्हारा अपमान करना, ऐसा कोई मंसूबा नहीं था मेरा। वो अब इससे थोड़ा दूर होकर बैठा। मैं तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत डिस्टर्ब था। ऊपर से तुम आंटी से बदतमीजी से पेश आईं, जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ गया तुम पर। मैं गुस्से का इतना तेज पहले कभी ना था। शादी के अगले दिन तुमने पूरे कमरे में सामान बिखेर दिया, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। तुम हर बार कसूरवार थी और अगर मुझे ना उकसाती तो मेरे हाथों पिटती भी नहीं। वो पहली बार अपनी सफाई पेश कर रहा था। अब अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी और कोई भी वाहियात हरकत नहीं करोगी तो मेरे हाथों से तुम सुरक्षित रहोगी। वो अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो क्या तुम अपने घर वालों को भी तुम ऐसे ही पीटते हो तुम, जब तुम्हें गुस्सा आता है? या फिर ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ मेरे लिए है? आरोही ने इसे ताना मारने के अंदाज में कहा। तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम भूल रही हो कि तुम कौन हो, वो चीख कर बोला। अब जितना हो सके अपनी हद में रहो। इज्जतदार घरों की लड़कियां अपने घरों की इज्जत बाहर उछालती नहीं फिरती। वो इस तरह पुलिस चौकी और थानों के चक्कर नहीं काटती। वो उठते हुए बोला। इज्जतदार घरों के मर्द इस तरह अपनी बीवी को मारते पीटते नहीं हैं। वो अपनी बीवी को सबके सामने बेइज्जत नहीं करते।
वो भी इसी के अंदाज में बोली। वो इसकी बात सुनकर पलटा। जाने किस तरह की लड़की से पाला पड़ा है, कभी मजबूत चट्टान की तरह है तो कभी बहते पानी की तरह। वो दोनों ही एक दूसरे की समझ से बाहर थे। उन दोनों के नोक झोंक पर दिन गुजर रहे थे। दोनों में दूरियां अब भी पहले की तरह थी। ना तो आरोही अपनी जुबान पर काबू रख पाती और ना ही ईशान अपने गुस्से पर। लेकिन वक्त के साथ साथ इन सब में कमी आने लगी थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मुंह ना लगते थे। स्वरा से कब मिलवा रहे हो? सुबह सुबह चाय देते वक्त काजल ने पूछा। भाभी, बस यूँ समझ लीजिए कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है। इसने चहकते हुए चाय का कप हाथ में लिया। इतने दिनों से तुमने उसके बारे में कोई बात नहीं की, सब ठीक तो है? फिक्र वाली तो कोई बात नहीं है भाभी, हमारी बात होती रहती है। वो चाय का घूंट लेने के बाद बोला। उससे बात करके अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ और आरोही को इस रिश्ते से आज़ाद कर देना। आप उसे अपने साथ रख लेना। मैं उसे सुकून में नहीं देख सकता, यही उसकी सज़ा है। और मैं मेरी स्वरा को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। वो लापरवाही से बोला। ईशान, बहुत गलत बात है ये, काजल ने इसे देखते हुए टोका। अच्छा ठीक है, इस बारे में बाद में सोचेंगे कि आरोही का क्या करना है। बस आप प्रार्थना करना कि स्वरा अपने पति से तलाक लेने में कामयाब हो जाए, ताकि हमारा रास्ता आसान हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? स्वरा की शादी हो चुकी है और तुम अब भी इससे कांटेक्ट कर रहे हो, और वो किसी की बीवी होकर भी तुमसे बात कर रही है? ईशान की बात सुनकर काजल शॉक्ड हो गई। हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुम पागल तो नहीं हो गए ईशान? वो शादीशुदा है। भाभी इसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं थी। वो जोर देते हुए कहने लगा। शादी हो चुकी मतलब हो चुकी, वो किसी भी हालत में हुई हो। वो भी इसी अंदाज में बोली। मेरी बात मानो, अब ये बेवकूफ़ी छोड़ो और स्वरा से पीछा छुड़ाओ। वो इसके पास से उठकर किचन में काम करने लगी। आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरे और रिश्ते को, फिर भी आप ऐसा बोल रही हैं। तुम्हारा और उसका अब कोई रिश्ता नहीं है। अब वो किसी और के घर की इज्जत है, किसी की बीवी है, किसी की बहू है, और तुम्हारे लिए वो गैर है। इसलिए तुम अपने रास्ते जुदा कर लो। यूँ समझ लो कि वो तुम्हारे नसीब में थी ही नहीं। काजल सख्त अंदाज में कहने लगी। नसीब वो सिर्फ मेरा बनेगी, देखना आप। वो दिलो जान से मेरी है, ऐसे कैसे इतनी आसानी से उसे किसी और को सौंप दूँ? कहाँ का नसीब? अब वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तुम्हारा उससे सिर्फ प्यार मोहब्बत का आखिरी रिश्ता था, अब वो ख़त्म हो गया है। अब वो किसी की बीवी बन चुकी है, उस पर किसी और का हक है, और तुम भी किसी और के पति बन चुके हो, और तुम पर सिर्फ तुम्हारी पत्नी का हक है। फिर भी अगर तुम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट रखते हो, तो मेरी नज़र में तुम दोनों से ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। और सौरभ, मुझे तो उस पर हैरानी हो रही है कि शादी हो गई है, फिर भी अपना घर बसाने के बजाय किसी गैर मर्द के साथ फ़ोन पर लगी हुई है। ज़रा सोचो ईशान, वो किस तरह की लड़की होगी, किस तरह की सोच रखती होगी, जो अपने ही पति को धोखा दे रही है। ज़रा सोचो ईशान, वो लड़की किस तरह के करैक्टर की होगी, जो शादीशुदा होने के बाद भी अपने पति से वफ़ादार नहीं है, तो तुमसे क्या वफ़ा करती। काजल अब स्वरा के बारे में अपना नज़रिया बदल चुकी थी। पहले जिस तरह ईशान की बातों से इसके दिल में स्वरा के लिए इज्जत पैदा हुई थी, आज वो सारी इज्जत इसके मन से निकल चुकी थी। यही बात वो ईशान को भी समझाना चाहती थी। इस तरह स्वरा के खिलाफ बातें ईशान को बर्दाश्त न थीं। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो पहले भी मुझसे मोहब्बत करती थी और अब भी करती है। इसकी शादी ज़बरदस्ती इसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कहीं और कर दी, तो इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? इसे पूरा हक़ है अपनी मर्ज़ी से जीने का। बहुत जल्द वो अपने पति से तलाक लेकर मेरे पास आ जाएगी। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बस कुछ वक्त की तकलीफ़ है जो हम दोनों झेल रहे हैं। वो काजल के दिल में स्वरा के लिए जो शक था, उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। ईशान, तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई है, जो किसी दूसरे की बीवी से मिलने की आस लगाए बैठे हो? तुम किसी दूसरे की इस्तेमाल की हुई चीज़ों को उठाना भी पसंद नहीं करते थे, और अब किसी और की बीवी को अपनाना चाहते हो, जबकि तुम्हारे पास भी तुम्हारी अपनी बीवी है, जो कि बहुत खूबसूरत भी है और जवान भी है। तुम्हें तो उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या हुआ है। अब बस यही बचा है तुम्हारे लिए कि किसी के घर टूटने के इंतज़ार में बैठे रहोगे, और वो शादीशुदा गैर मर्द के पीछे अपना बसा बसाया घर उजाड़ने पर तुली हुई है।
काजल ने उसे ताना कसते हुए कहा। वो मेरी शादी के बारे में नहीं जानती। ईशान एक एक शब्द दबा दबा कर बोला। लेकिन तुम तो जान गए हो ना उसकी शादी के बारे में, तो तुम ही उसका पीछा छोड़ दो। काजल की बातों से वो मुठ्ठियाँ भींचने लगा। वो और ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था। अपने गुस्से पर काबू करते हुए वो उठकर वहाँ से जाने लगा। यकीनन अगर काजल की जगह कोई और स्वरा के बारे में इस तरह की बातें करता तो वो उसकी जुबान खींच लेता। काजल के सामने वो खामोश रहा। उस लड़की का तो पता नहीं, लेकिन इसकी अकल ज़रूर घास चरने चली गई है। वो उसे जाता देख धीरे से बुदबुदाई। प्रभास जल्दी बताओ किस लिए बुलाया है। वो इधर उधर चोरों की तरह देखते हुए बोली। काम तो कुछ भी ना था, बस बहुत वक्त से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी तो सोचा तुमसे मिलकर अपनी एनर्जी बढ़ा लूँ। प्रभास इशिता की गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाजुओं को डालते हुए बोला। ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी अदाकारी को। वो इसके हाथों को झटकते हुए बोली। इतना खतरा मोल लेकर जान की बाजी लगाकर मैं तुमसे मिलने आता हूँ और तुम्हें फिर भी मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आता। वो इसे खींचकर अपने करीब लाते हुए बोला। तुम अकेले खतरा मोल नहीं लेते। घर से निकलने से लेकर घर वापस जाते वक्त तक तलवार मेरे सर पर भी लटकती रहती है। वो थोड़ा गुस्से से बोली। शाम का वक्त था। सारे किसान अपने घर रवाना हो चुके थे। यही मौका देकर इशिता को इसने खेतों के पास बने हुए गोदाम में बुलाया था, जहाँ इस वक्त किसी के भी आने का चांस नहीं था। अपनी बाजुओं को इशिता की कमर पर रखते हुए इसने अपनी तरफ खींचा। प्रभास, वो इसकी इस तरह की हरकत से बौखला गई। चुप। वो इसके होंठ की तरफ देखते हुए इस पर झुका। इसे खुद पर झुकता देख इशिता की सांसें तेज होने लगीं। इससे पहले कि वो कोई गुस्ताखी करता, इशिता ने अपने हाथों से ज़ोर से धक्का देते हुए इसे दूर धकेला। कमाल है यार, इतने जतन करने के बाद बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है और तुम इसका फ़ायदा उठाने की बजाय गुस्सा कर रही हो। वो इसके गालों को छूते हुए बोला। यहाँ चोरी छिपे आने का ये मकसद नहीं था कि हम अकेले में मौका पाकर सारी हदों को पार कर लें। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम पहले इस रिश्ते को कोई नाम दो, फिर सारी हसरतें पूरी कर लेना। तुम्हारी इस तरह की गिरी हुई हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सख्त अंदाज में कहते हुए दनदनाती हुई चली गई। जाग रही हो? ईशान ने बुझे बुझे अंदाज में मैसेज लिखा था और सेंड किया। रात के 2 बज रहे थे। स्वरा के जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी। वो बेचैनी से बार बार मोबाइल चेक कर रहा था। जवाब ना आने पर उदास हो गया था। अचानक मोबाइल की स्क्रीन की चमक से ईशान की आंखों में भी चमक आ गई। हाँ, मैसेज डिलीवर्ड होने के तकरीबन आधे घंटे बाद इसे रिप्लाई आया। इतना छोटा सा जवाब। ईशान ने दूसरा मैसेज लिखा। छोटा सा ही सही, जवाब तो मिला ना तुम्हें, यही गनीमत समझो। दूसरी तरफ से जवाब आया। वो दबे होंठों से मुस्कराया। क्यों जाग रही हो? तुम क्यों जाग रहे हो? फौरन ही जवाब में सवाल आया। मुझे तुम्हारी याद सोने नहीं देती। अब तुम बताओ, तुम क्यों जाग रही हो? तुम्हारे लिए। इसके जवाब से ईशान की कली कली खिल गई। स्वरा, सच पूछो तो आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुमसे बात करने को जी चाह रहा था। मैसेज लिखते वक्त इसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तुमने खुद ही तो बोला था कि वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है। बहुत जल्द ये बुरा वक्त गुजर जाएगा और हमें एक दूसरे से बातें करते वक्त किसी का डर नहीं रहेगा। दोनों की बातें अब शुरू होती चली गईं। ईशान रात के वक्त नीचे सोफे पर बैठकर पूरी रात बातें करता रहा। रात कैसे गुजर गई इसे तो पता ही नहीं चला। नींद का नशा इसकी आंखों में था। आंखों को मसलते हुए इसने मोबाइल को चूमा और अपने कमरे की तरफ चल दिया, जहां आरोही बेड की एक तरफ सिमट कर सो रही थी। इस पर नज़र डालते हुए अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाने लगा, जो कि कुछ देर पहले ऑफ हो चुका था। नींद का खुमार इस पर हावी होने लगा था, जिसकी वजह से चार्जर इसके हाथ से गिरकर ज़मीन पर गिर गया। गिरने की आवाज़ हुई तो वो आरोही को देखने लगा, पर आरोही की नींद में कोई खलल नहीं पड़ी। इसने चार्जर ज़मीन से उठाया और फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर बेड की दूसरी तरफ लेट गया। अंदर आ जाऊं? काजल ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा। भाभी, आओ ना। आरोही बालों को कंघी कर रही थी। ईशान बेड पर से उठकर अपनी आंखें मसलता हुआ काजल को देखने लगा। क्या बात है? सूरज सर पर चढ़ गया है, इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक नाश्ता करने नहीं आए? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? और ये क्या,
आंखें इस तरह से सूजी हुई क्यों लग रही हैं तुम्हारी? रात को ठीक से सोए नहीं क्या? वो फिक्र करते हुए पूछने लगी। आरोही अब सोफे पर बैठ गई थी। नहीं भाभी, वो बस नींद नहीं आ रही थी। ऑफिस के काम का टेंशन भी था। ईशान बहाना बना गया। ये तो रोज की बात है भाभी। मुझे तो लगता है किसी लड़की का चक्कर है, तभी तो कमरे से बाहर रात भर इससे बातें करता रहता है। ना जाने किसकी किस्मत फूटी है। वो निहायती लापरवाही से बोलती हुई इसे ताना कसने लगी। इसकी बात सुनकर ईशान ने गुस्से की नज़र इस पर दौड़ाई। अरे नहीं, इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भला वो किसी और लड़की से क्यों बात करेगा? काजल मुस्कुराकर आरोही की बात को नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन शक्की नज़रों से ईशान को देख रही थी। आरोही की बातें सच लग रही थीं, क्योंकि वो जानती थी कि वो लड़की कौन है, जिसके लिए ईशान रात भर नींद से दूर रह सकता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, वो बोलते हुए उठ खड़ी हुई। तुम्हें बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? काजल के जाते ही वो इस पर बरस पड़ा। मैंने तो वही कहा जो सच है, वो कंधे उचकाकर बोली। क्या सच है? ईशान इसके सामने खड़ा हुआ। यही कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और रात भर उसी के लिए अपनी नींद हराम की हुई है। वो मुंह मोड़कर जाने लगी, तभी ईशान ने इसे पकड़कर अपने सामने किया। किसने कहा तुमसे? रात के 3-4 बजे तक कमरे से बाहर निकलकर मोबाइल में आंखें डाले हुए कुछ टेक्स्ट करना और फिर बार बार कुछ पढ़कर ऐसे हंसना, खिलखिलाकर उछलना। साफ पता चल रहा है इश्कबाजी चल रही थी। ऑफिस के काम तो ऐसे नहीं होते। इसकी बात सुनकर ईशान के जिस्म में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। ईशान ने जोरदार झटके से इसे खींचकर दीवार से लगाया। तुम रात के इस वक्त क्या कर रही थी? तुम भी इश्कबाजी तो नहीं चला रही थी किसी के साथ? ईशान इसे दीवार की ओर दबोच कर बोला। जरूरी नहीं हर किसी का तुम्हारी तरह चक्कर चल रहा हो। पानी पीने के लिए उठी थी तो तुम्हें नहीं देखा, तो कमरे से बाहर झांकी, तुम शायद महबूबा से लगे हुए थे। हाँ, मैं उसी से बात कर रहा था जिसे आज यहाँ होना चाहिए था, जिस जगह तुम खड़ी हो। फिर एक दिन आएगा तुम्हारे सामने इस घर में, मैं उसे लाऊंगा, और फिर इस कमरे में भी। फिर तुम यहाँ से दफा हो जाना। वो गुस्से से गुर्राया। हाँ, तो देर किस बात की है? करो ना ये सब, जितना जल्दी हो सके करो, क्योंकि मैं भी मरी नहीं जा रही तुम्हारे साथ रहने के लिए। मुझे तलाक दे दो, फिर तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। मेरा या फिर तुम्हारा, यही समझ लो। इसका मतलब यही है कि तुम भी लगी हुई हो किसी के साथ। कौन है वो? ईशान ने इसके कंधों को जोर से दबाते हुए गुस्से में कहा। जब तुम्हें मुझसे नफरत है तो आज़ाद करने में क्यों तकलीफ हो रही है? वो तेज सांस लेती हुई बोली। ईशान उसके सामने था। वो इसके करीब हुआ, इस पर झुकने लगा। ईशान को अपनी तरफ झुकता देख आरोही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, जिससे आरोही की गर्दन दिख रही थी। ईशान ने अपना चेहरा इसकी गर्दन पर रख दिया और अपनी नाक से इसके कान के पीछे सहलाने लगा। आरोही के पसीने छूट रहे थे। छोड़ो मुझे ईशान। ईशान का नज़दीक आना इसे कमज़ोर बनाता था। इसी बात का ईशान फ़ायदा उठाता था। मैं तो अपनी मोहब्बत हासिल कर ही लूँगा, लेकिन तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें आज़ाद करके इतनी आसानी से तुम्हें अपने आशिक के साथ जाने दूँगा। वो सख्त अंदाज में इसके कान के पास कानाफूसी करते हुए बोला। इसकी बात सुनकर आरोही का दिल बैठ गया। इसे अंदाज़ा था कि ईशान जिस लड़की को पसंद करता है वो उसे मिल जाएगी तो वो उसे छोड़ देगा, लेकिन ईशान ने तो अपना इरादा ही बदल दिया था। अब तो इस इंसान से छुटकारा पाना इसे बहुत मुश्किल लग रहा था। ईशान ने अपनी आंखें इसके होठों पर टिका दी। इसे इस तरह से करते देख आरोही सटपटा गई। शायद आज इसके इरादे कुछ और थे। इसी डर और खौफ को महसूस करते हुए आरोही ने आंखें भींच लीं। बंद आंखों से आंसू बहने लगे थे। ईशान की नज़रें अभी इसके होठों पर थी। ईशान इसके होठों पर उंगली फेरते हुए बड़ी बेदर्दी से मसल दिए, जिससे इस पर की गुलाबी लिपस्टिक फैलने लगी थी। आरोही कुछ नहीं बोल पाई थी। वो जानती थी कि जानवर आज वैसी हो चुका है। इसका कुछ भी विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ईशान ने इसे पकड़कर ज़ोर से धक्का दिया। वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए ड्रेसिंग टेबल से टकराई और गिर गई। अगली बार कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। अपनी उंगली पर लगी लिपस्टिक को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए वो धमकी देकर बाहर की तरफ चल दिया। आरोही वहीं ज़मीन पर दुबक चुकी थी। इसकी सिसकियाँ बढ़ने लगी थीं।
अजीब आदमी है, खुद ही आरोही को छोड़ने की बात करने लगा। और जब इसने देखा कि आरोही इससे आज़ाद होने में खुश है, तो वो इतनी आसानी से उसे उसकी खुशियाँ कैसे दे सकता है। आरोही की सारी उम्मीदों पर आज पानी फिर चुका था। वो सिवाय आंसू बहाने के अब कुछ नहीं कर सकती थी। ईशान, इधर आओ, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इसे बाहर जाता देखकर आकाश ने इसे अपने पास बुलाया। वो उसी वक्त आकाश के पास बैठ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? आकाश ने इसके चेहरे की उड़ती हुई रंगत को देखते हुए पूछा। ईशान इसके सवाल पर खामोश था। किस बात को लेकर इतना परेशान हो? इसे मुंह लटकाए बैठा देखकर आकाश ने फिर सवाल किया। आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरी परेशानी और मुसीबत एक ही है, जो आपने बीवी के रूप में मेरे गले बांधी है। इसे अपनी परेशानी क्यों बना रहे हो? तुम्हें तो उसकी परेशानी बनना चाहिए। उसे अपने पर हावी मत होने दो। एक कमज़ोर लड़की ही तो है। तुम मर्द होकर इसकी वजह से परेशान हो रहे हो। वो मुझ पर कभी भी हावी नहीं हो सकती, लेकिन इसकी मौजूदगी से घुटन होती है मुझे। वो झुंझलाकर बोला। आपने मुझे किस लिए बुलाया? कोई काम था? कुछ पल बाद वो बोला। हाँ, इशिता की शादी के विषय में तुमसे कुछ बात करनी है। इशिता की शादी? वो तो अभी छोटी है। इतनी जल्दी क्या है उसकी शादी में? मैं तो इसे आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए कह रहा था। बड़ी हो चुकी है वो। 20-21 साल की उम्र कोई कम नहीं होती है। लड़कियों को ज़्यादा दिन घर पर बैठाकर रखने से बेइज्जती का अंदेशा पैदा हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इनके हाथ पीले कर देने चाहिए। और लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा कर क्या करना है? बाद में तो उन्हें चूल्हा चौका ही संभालना है। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन हमारी इशिता ऐसी नहीं है। वो कभी भी हमारी इज्जत को दागदार नहीं करेगी। और माँ की तमन्ना थी कि हम दोनों भाई बहन ज़्यादा पढ़ाई करें। मेरे बाद अब इशिता की बारी है कि वो माँ की ख्वाहिश को पूरी करे। शेखर आया था अपने बेटे प्रभास के लिए इशिता का हाथ मांगने। ईशान की बात को काटकर आकाश तेज आवाज़ से बोला। इसकी बात सुनकर ईशान आँख बबूला हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई इशिता का नाम लेने की? और आपने क्या जवाब दिया? ईशान आपे से बाहर होने लगा। मैंने तो उसे साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन इसकी बातों से मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो अपने बेटे की जिद की वजह से आया है। और मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सीता भी। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? भला सालों से हम दोनों खानदानों में किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो लोग सिर्फ हमारे दुश्मन के नाम से जाने जाते थे। जब उनसे कोई मेल जोल ही नहीं, तो हमारी सीता कैसे उनके कांटेक्ट में आ सकती है? मुझे लगता है ये इन लोगों की चाल है। हमसे इस सीता का हाथ मांगकर ये लोग हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। ईशान ने कुछ देर गौर करने के बाद अंदाज़ा लगाया। खैर, आपने मना कर दिया ना, बस अब बात ख़त्म। इससे और ज़्यादा फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ईशान ने उसे दिलासा देते हुए कहा। इसने देखा आकाश किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। भाई, आप क्यों इतना सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था हमें इशिता की शादी जल्द से जल्द कहीं और कर देनी चाहिए। इससे वो लोग भी खामोश हो जाएंगे और मुझे भी तसल्ली होगी। इसके बाद फिर भले तुम जहाँ पढ़ाना चाहो पढ़ाओ। फिर तुम जब कहोगे तब इसे घर से विदा कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमें किसी रुसवाई का सामना करना पड़े। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है भाई, हमें इसी तरह करना चाहिए। वैसे मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन के अंदर शहर चला जाऊँ। इतने दिनों से कारोबार का मुआयना खुद नहीं करा। ईशान ने कहा। हाँ, यह तो ठीक बात की तुमने। मैं खुद तुम्हें वहाँ भेजने वाला था। वो दोनों भाई अब मुद्दा बदलकर कारोबार के मामले में बातें कर रहे थे, लेकिन अब किसी और का चैन और सुकून बर्बाद हो चुका था। इशिता इन दोनों की बातें सुन चुकी थी। ईशान का गुस्सा और जिद देखकर वो इतना तो जान चुकी थी कि इस शख्स से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है जितना वह सोच रही थी। अब एक ही रास्ता बचा था कि घर से किसी तरह फरार हो जाए, लेकिन फरार होकर कहाँ जाएगी? घर वालों से तो इसने खुद ही रिश्ता ख़त्म कर दिया था, और अब की बार उनके पास जाना इसके अहंकार और जिद को मंजूर न था। लेकिन अपने आप को झुकाकर भाई की तरफ चली भी जाती तो उसे यकीन था वो लोग इसकी कोई मदद नहीं करेंगे, उल्टा इसे ही समझाकर वापस भेज देंगे, और फिर इसे पहले से भी ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। इसे अपने भाई और भाभी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। वो बेड पर लेटे हुए घंटों से इस परेशानी में गुम थी। इसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी।
अब तक जिस उम्मीद पर वो तसल्ली देकर रह रही थी, अब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि इतने दिन ईशान के साथ रहने से इसे ये तो पता चल गया था कि वो कितना ज़िद्दी और अपनी बात का पक्का है। नाउम्मीदी के आंसू बहाते-बहाते इसे उम्मीद की एक किरण नज़र आने लगी। वह लड़की जिससे ईशान शादी करना चाहता है, अगर किसी तरह मुझे इसका नंबर मिल जाए तो शायद मेरा रास्ता आसान हो जाए। हो सकता है ईशान ने इसे धोखे में रखा हो, वो जानती ही ना हो कि हमारी शादी के बारे में। ऐसे में अगर मैं उसे ये बात बता दूँ तो शायद वो ईशान पर मुझसे तलाक लेने पर जोर डाल सके। इसके चेहरे से मायूसी धीरे-धीरे गायब होकर उम्मीद में बदल रही थी। अब इसने तय कर लिया था कि किसी भी तरह वो ईशान के मोबाइल में से उस लड़की का नंबर हासिल कर ले। बस यही एक मुश्किल कदम है जो इसे पार करना था। उसके बाद तो रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। वो उम्मीदें बांधकर सुकून से सो गई। भाभी, आपका फ़ोन चाहिए था। सुबह सुबह सीता ने काजल के सामने खड़े होकर परेशान होते हुए कहा। सब ठीक तो है? इतनी सुबह किससे बात करनी है? काजल बेड पर बेडशीट बिछाते हुए कहने लगी। हाँ भाभी, सब ठीक है। वो करिश्मा से बात करनी थी, कुछ किताबें लेनी थी। उससे पूछ लूँ कि वो घर पर है तो मैं वहीं चली जाऊँ। वो गला तर करते हुए बोली। हाँ, वो सब ठीक है। तुम बात भी कर लो और पूछ भी लो, लेकिन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो किताबें चाहिए वो मुझे बता देना, मैं गोपाल से कहकर करिश्मा के घर से मंगवा लूँगी। काजल इसे फ़ोन पकड़ाते हुए बोली। इशिता फ़ोन लेते हुए सवालिया नज़रों से देखने लगी। तुम्हारे भाई ने मना किया है कहीं भी जाने से। काजल इसकी आंखों में सवाल देखते हुए खुद ही जवाब देने लगी। लेकिन करिश्मा के घर जाने से भाई को क्या परेशानी है? वहाँ तो मैं बचपन से जा रही हूँ और वो लोग तो अपने रिश्तेदार हैं। उन पर भाई को क्या एतराज़ है भला? वो व्याकुलता से बोली। बचपन से जाती रहती थी, लेकिन अब बड़ी हो गई हो और शायद रास्ता भूल गई हो। इससे पहले कि करिश्मा के घर के बजाय कहीं और निकल जाओ और वापस आने में रास्ता भी खो दो, बेहतर यही है कि तुम घर में ही रहो, काजल ने इसे टोकते हुए कहा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कभी अकेली भी तो नहीं गई। गर्मा भी तो साथ चलती है मेरे। इशिता के माथे पर सिलवटें पड़ी। हाँ, लेकिन गर्मा तो तुम्हें उसके घर तक छोड़ने जाती है और वहाँ से तुम अकेले ही आती हो। मैं तो वापस मोहन काका के साथ आती हूँ। आकर मैं आपको बताती तो हूँ। अचानक क्या हो गया है आपको? आप इस तरह मुझे शक की निगाहों से क्यों देख रही हैं? क्योंकि पिछली बार तुम करिश्मा के घर का बोलकर कहीं और चली गई थीं और वापस में तुम मोहन काका के साथ नहीं आई थीं। हर बार तुम करिश्मा के घर से निकलकर न जाने कहाँ चली जाती हो और वापस उसी के घर चली जाती हो। वहाँ से मोहन काका को साथ लेकर आ जाती हो। हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए तुम्हारे साथ करिश्मा भी मिली हुई है। सब जानती हूँ मैं। काजल ने चुभती हुई नज़रों से इसे देखा। उस दिन तुम्हारे आने में बहुत देर हो गई थी। तुम्हारे भाई ने नौकरों को भेजा था करिश्मा के घर। तब पता चला कि तुम तो करिश्मा के घर गई ही नहीं। किसानों से पूछने पर उन्होंने बताया कि किसी ने तुम्हें शेखर के खेतों की तरफ से निकलते देखा था। ना तो करिश्मा के घर का रास्ता उधर है और ना ही शेखर से हमारा कोई रिश्ता। फिर तुम्हारा वहाँ जाना क्या साबित करता है? काजल ने सख्त लहजे में कहा। इसकी चोरी पकड़ी जाने पर वो शर्मिंदा हो गई थी। इसके पास कोई जवाब न था। देखो इशिता, तुम अभी बच्ची हो। दुनियादारी की तुम्हें इतनी समझ नहीं है। अपने पैरों को डगमगाने से बचाओ। औरत की इज्जत शीशे की तरह होती है, जरा सी ठेस लगने पर चकनाचूर हो जाती है। मैं नहीं जानती इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन तुमने अपने भाई को शक में ज़रूर डाल दिया है। वो बहुत फिक्रमंद है, इसलिए उन्होंने तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करने का फ़ैसला कर लिया है। और मेरी मानो तो इस बात को यहीं ख़त्म करो। तुम अपने भाई के शक को यकीन में मत बदलने देना। तुम उनकी इकलौती बहन हो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हो सके तो इस प्यार का मान रख लेना। काजल ने इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे समझाया। इशिता रोए जा रही थी। ईशान बाथरूम में जाने से पहले अपनी वॉच और मोबाइल बेड पर रख गया। उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन इसके जाने के बाद ही फ़ौरन आरोही ने फ़ोन उठा लिया था। वो उस लड़की का नंबर तलाश कर रही थी, लेकिन फ़ोन लॉक होने की वजह से वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सकी। वो बहुत सारे कोड लगाकर खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार इसका अंदाज़ा गलत जा रहा था। वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए थी कि ईशान भी आ गया।
लेकिन वो अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि इसके आने से बेखबर थी। ये क्या कर रही हो? वह इसकी आवाज़ सुनकर एकदम झुंझला उठी और कांपते हाथों से मोबाइल को बेड पर रखा। फ़ोन क्यों उठाया मेरा? वो आरोही को गुस्से से घूरता हुआ बेड से मोबाइल उठाने लगा। वो बहुत देर से बज रहा था, तो मैंने सोचा कोई ज़रूरी कॉल होगी, तो मैंने रिसीव कर लिया। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे कॉल अटेंड करने की। ईशान, क्या बात है? ऐसे क्यों बैठे हो? काजल इसे इस तरह बैठे हुए देखकर पूछने लगी। भाभी, आप आरोही के पास जाएं और उसे चुप कराएं। उसे आरोही के साथ किए बर्ताव पर बेहद अफसोस होने लगा था। क्या कुछ बोल दिया तुमने? क्यों रो रही है वो? काजल सीढ़ियाँ चढ़ती हुई इसे फिक्रमंदी से पूछने लगी। इसके इस सवाल का ईशान कोई जवाब न दे सका। काजल के कमरे में आते ही आरोही से लिपट कर बदहवास रो रही थी। इसकी हालत देखकर काजल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काजल इसे सहलाए जा रही थी। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो इंसान के भेष में जानवर है, देखना कभी खुश नहीं रहेगा वो। वो काजल के सीने पर सर रखकर रोए जा रही थी। बस अब चुप करो, ऐसा नहीं बोलते। काजल ने इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर सीधा किया। चेहरे की सूजन और सुर्खी इसका दर्द बयां कर रही थी। ऐसा क्या कर दिया तुमने? क्यों गुस्सा हुआ वो तुम पर? काजल ने इसके आंसू भरे गालों को साफ करते हुए कहा, जो कुछ देर में फिर से गीले हो गए। मैंने इसका मोबाइल उठा लिया था और बस ऐसे ही कह दिया था कि इसकी महबूबा से बात की है मैंने। फिर वो जानवर, बोलते वक्त इसकी हिचकी बंधने लगी। ये गलती तुमने कैसे कर दी? तुम नहीं जानती उस लड़की को लेकर वो कितना जज्बाती है। वो उसका जुनून की इंतहा तक दीवाना है। उसके खिलाफ वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी बातों से उसे उस लड़की को खोने का खौफ हो गया होगा। आप उसकी हिमायत कर रही हैं? आरोही काजल का हाथ झटकते हुए बोली। नहीं, मैं बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ। तुम बस इसी से अंदाज़ा लगा लो कि मैंने उसे हमेशा अपने बेटे की तरह समझा और वो भी मेरी उतनी ही इज़्ज़त करता है जितना एक बेटा अपनी माँ की। लेकिन एक बार मैंने उसे इस लड़की से अपने रिश्ते को ख़त्म करने को कहा, लेकिन अब तो महाशय मुझसे भी दूर-दूर रहने लगा है। अब ज़्यादा मेरे पास बैठता ही नहीं है। इसे यह डर है कि कहीं मैं इसे फिर से उस लड़की के बारे में कुछ गलत ना कह दूँ। अब ज़रा सोचो, जब वो मेरी ज़बान से उस लड़की के बारे में कुछ बुरा भला नहीं सुन सकता, तो तुम तो ईशान से अभी ठीक तरह से रिश्ता भी नहीं बना पाईं। तो फिर तुम्हारी बातों को वो कैसे बर्दाश्त कर ले? ये कैसी मोहब्बत है जिसमें इंसान इंसानियत से ही निकल जाए? इसके जैसे खुदगर्ज और बहसी इंसान को क्या खबर मोहब्बत क्या होती है? और वो लड़की पागल है जो इस घटिया इंसान के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। अगर इसे वो लड़की हासिल हो गई तो उसके साथ में भी ऐसा ही सलूक करेगा। क्या इस जालिम के साथ वो खुश रह पाएगी? ईशान इतना बुरा नहीं है। इस शादी से पहले वो बिल्कुल भी वैसा ना था। बस थोड़ा-सा चिड़चिड़ा, थोड़ा-सा चिड़चिड़ा। इसे आप थोड़ा-सा चिड़चिड़ा कह रही हैं? वो काजल की बात काट कर अपना चेहरा दिखाने लगी, जो थप्पड़ों की वजह से लाल हो गए थे। काजल लाचारी से इसे देखती रही। अब कुछ ना कह पाई। क्या हुआ? कुछ नज़र नहीं आ रहा? वैसे आपको ये सब कैसे नज़र आएगा? आपका लाडला बेटा जो ठहरा। अपने बेटे के गलत कामों पर पर्दा तो डालोगी ना? वो तो फ़र्ज़ बनता है आपका। ज़ालिम की हिमायत करना भी एक तरह से जुल्म करने के बराबर ही है। अगर मेरी जगह आपकी अपनी बहन, बेटी इस तरह की ज़िंदगी जी रही होती, तो आपके दिल पर क्या गुज़रती? मगर मैं तो इंसान थोड़ी ना हूँ। मुझे अफ़सोस तो उस लड़की पर हो रहा है, जो इस भैंसी के साथ ज़िंदगी गुज़ारने के हसीन ख्वाब सजाए बैठी है। कितनी अंधी है वो। मोहब्बत की होगी तो कुछ देख कर ही की होगी। कोई तो खूबी नज़र आई होगी उसे। वैसे भी मोहब्बत ऐब कहाँ देखती है। काजल इसका सर सहलाते हुए कहने लगी। उसने ज़्यादा देर वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा और उस कमरे से निकल गई। ईशान में सोच रही थी कि कहीं और जगह रिश्ता ढूंढने से बेहतर है कि हम इश्ता का रिश्ता प्रभास के संग ही कर दें। काजल ने कशमकश में अपनी बात ईशान के आगे रखी। हालांकि वो जानती थी कि ईशान इसके लिए कभी राजी नहीं होगा, लेकिन इशिता की खुशियों को ध्यान में रखते हुए फिर भी उसने ईशान से उम्मीद बांधकर बात की थी। कैसी बात कर रही हैं आप? किसी हाल में भी ये मुमकिन नहीं है। आप जानती हैं कि हम लोग उनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। वो काजल के मुंह से ये बात सुनकर वो बौखला गया। रिश्ता तो जुड़ चुका है ईशान। जब हम उनके घर की बेटी ला सकते हैं
तो अपने घर की बेटी उस घर में क्यों नहीं ब्याह सकते हैं। एक मुसीबत झेल रहे हैं ना हम उनके घर की। और इस रिश्ते से कितनी राहत और सुकून मिला है वो भी आप देख ही चुकी हैं। अब और ज़्यादा रिश्तेदारी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इनसे संबंध मजबूत करने के लिए हम इशिता को इनके हवाले नहीं कर सकते। तुम्हारी और आरोही की बात अलग है। तुम दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इशिता भी इसी में खुश है। क्या? इशिता भी? काजल की बात सुनकर उसे झटका लगा। तो फिर बड़े भाई ने ठीक ही सोचा है। इशिता जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। कहीं वो हमारे लिए बदनामी की वजह ना बन जाए। ईशान, तुम भी अपने भाई की तरह छोटी सोच रखने लगे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। हालांकि तुम भी किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हो, और मोहब्बत हासिल ना हो तो कितना दर्द होता है यह तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। किसी और के साथ मजबूरी से रिश्ते बनकर इशिता सिर्फ घुट घुट कर जिएगी। इससे अच्छा है कि हम उसके लिए ऐसा साथी चुनें जिसके साथ वो खुश रह सके। काजल अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती हुई ईशान को समझा रही थी। मेरी बात और है भाभी, वो लड़की होकर पता नहीं कब से हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। वो खुद अपने लिए लड़का पसंद करे, वो भी दुश्मन खानदान का, और हम खुशी खुशी उसे वहाँ भेज दें। ये बात हमें कैसे गवारा हो सकती है। मर्द और औरत की बात कहाँ से आ गई। एहसास तो सबके एक जैसे ही होते हैं। हर किसी को ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। मुझे तो कभी कभार शक होता है कि तुम वही इंसान हो जो मुझे आकाश के हाथों मार खाते देख बीच में पड़ जाते थे और मेरे लिए अपने भाई से लड़ पड़ते थे। लेकिन अब तुम्हारी सोच और रवैया वो पहले वाले इंसान की तरह नहीं रहे। आपकी इज्जत तो मैं आज भी करता हूँ भाभी। आज भी मैं आपको किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। मैं चाहती हूँ कि तुम हर औरत की इज्जत करो, सभी की भावनाओं की कदर करो, चाहे वो आरोही हो या इशिता। काजल की आंखों से आंसू छलक पड़े। और रही बात औरत की मोहब्बत करने की, तो ये मत भूलो कि जिस स्वरा को तुम अपनी सांसों की तरह ज़रूरी समझते हो, उसकी वफादारी के गुण गाते फिरते हो, वो भी एक औरत ही है, किसी के घर की इज्जत है। जब वो किसी की बहन और बेटी होकर तुमसे मोहब्बत कर सकती है, तो फिर अपनी बहन के रिश्ते को भी कबूल करो। इसके सीने में भी एक दिल है जो किसी के लिए धड़क सकता है। काजल की बातें सीधा ईशान के दिल को लगी थीं। ठीक है, अगर बड़े भाई को इशिता का रिश्ता प्रभा से मंजूर हो, तो फिर मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। वो बोलते हुए उठने लगा। लेकिन ईशान, मैंने उनसे बात करके देखी, वो इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें मनाओ। काजल भी इसके पीछे बोलती हुई आई। यह मुझसे नहीं हो सकता भाभी। आप जानते हैं भाई को। तुम कोशिश तो करो। वो नामे सर हिलाता हुआ वहाँ से चला गया। काजल लाचारी से उसे देखती रही। इशिता को सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे। काजल की कोशिशों के बाद भी उसकी एक न चली थी। इशिता का रिश्ता पास वाले गांव के चौधरी के बेटे से तय हो गया था। 2 दिन बाद ही उसकी शादी थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।